हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। आज हमारा 26 दिसंबर है। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज होगा मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। जो भी आगामी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी, आगामी जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होगा ये आपके लिए। कृपया आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहता है। इसको आप नोट्स बनाने की ज़रूरत है। मैं पॉइंट नोट करा सकता हूँ चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, आज का जो है हमारा, कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है कोरोना, सावधान रहिए। कल हमारा मोदी जी का क्या होता है, हर महीने का लास्ट संडे जो होता है उसे मन की बात करते हैं। उन्होंने ये बताया है, उन्होंने सचेत किया है भारतीय नागरिकों को कि नए वर्ष में देश के विकास का संकल्पना लेना है सरकार। कल उन्होंने जो बोला है कि नए वर्ष में भी देश के विकास का संकल्प लेना है, साकार करना है। आधुनिक चिकित्सीय मापदंडों पर खरा उतर रहा है योग और आयुर्वेद। मन की बात के 100वें एपिसोड, मतलब ये 100वां एपिसोड को यादगार बनाने का सुझाव दें लोग। ये भी कहा जा रहा है, आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में दिखा भारत का दमखम। देखा जाए 75वें हमारा ये है वर्ष है आज़ादी का। 2022 को मोदी ने उपलब्धियों वाला साल बताया और कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष में हर क्षेत्र में भारत का दमखम दिखा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाकर विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। पांचवी और बड़ी अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया भारत ने, और कोरोना की 220 करोड़ वैक्सीन बनाई है। देखिए वही भी अपने आप में बहुत ही चंबित है। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट विक्रांत बनाकर अंतरिक्ष, ड्रोन एवं रक्षा में सफलता पाई है। भारत को G20 समूह की अध्यक्षता पर पीएम ने कहा कि इस आयोजन को जन आंदोलन बनाना है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से काम नहीं करने वालों को, वाले जजों की सेवा भी बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उसके जो सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से काम नहीं करने वाले जजों को भी सेवा विस्तार मिल जाएगा। मतलब न्याय विभाग ने एक संसदीय समिति को बताया है कि इससे क्या होगा कि सरकारी जो कर्मचारी है उसकी ओर से व्यापक रूप से ऐसी ही मांग उठाई जा सकती है। इसने कहा कि नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही उपायों के साथ उच्च न्यायपालिका में जजों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ठीक है। न्याय विभाग ने कार्मिक विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय समिति जो है उसके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है, और समिति के जो अध्यक्षता है भाजपा सांसद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की संभावना सहित न्यायिक प्रक्रियाओं और सुधारों का विवरण शामिल था उसमें। देखिए, कहा जा रहा है चीन और जो पाकिस्तान है दोनों की जो सीमा है उस पर तैनात की हमारे पर्ले मिसाइल तैनात किया जाएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पर्ले मिसाइल होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़, इसकी विशेषता में बताया गया है, पहले भी डिस्कस हो चुकी है आपके। कहा जा रहा है सीमा पर चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग 120 पर्ले बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसकी खरीद को मंजूरी प्रदान कर दिया। इन मिसाइलों को चीन के अलावा पाकिस्तान के साथ जो लगता है सीमा है उस पर तैनात किया जाएगा। और 150 से अगर देखा जाए इसकी विशेषता में तो 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ये स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल मिलने से सेना के हाथ और मजबूत होंगे। इस मिसाइल को सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद इन से भारतीय सेना में इसके शामिल होने की संभावना है। खास बात यह है कि इन मिसाइलों को शामिल करने के प्रस्ताव को ऐसे समय मंजूरी दिया गया है जब रक्षा बल एक समर्पित रॉकेट बल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जो लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को मार गिरा जा सके। चीनी सेना के पास पहले से ही समर्पित रॉकेट फोर्स है। ये चलिए देखा जाए प्रलय की खूबी अगर देखेंगे हम, इसकी विशेषता की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि प्रलय जो सतत मार करने वाली मिसाइल है यह 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है, और इंटरसेप्टर मिसाइल को चकमा देकर अपने लक्ष्य को भेजना इस बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है। यह हवा में कुछ ही दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदलकर लक्ष्य तक जाने में दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम है। ये चलते हैं आगे की ओर। देखिए, कहा जा रहा है सरकार ने 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दिया। मतलब भारत सरकार ने देश भर में 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दिया है। केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जो हैं सेवान्वित बीके सिंह ने
कुछ दिनों पहले राज्यसभा को लिखित जवाब में दिया था कि देश में अब तक 10 ऐसे हवाई अड्डों का संचालन किया जा चुका है, जो गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नवीनतम है, जिसका उद्घाटन इसी साल 11 दिसंबर को हुआ है। आगे देखा जाए कि पाकिस्तानी सीमा पर बुनियादी रक्षा ढांचा तेजी से मजबूत कर रहा है भारत। मतलब भारतीय सुरक्षा एजेंसी है, उसने जो है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उस पर बुनियादी रक्षा ढांचे में सुधार करते हुए उसे काफ़ी मजबूत बना दिया है। इसके तहत क्या हुआ कि सेना के जो टैंक है वहाँ उस पर रैंप बनाए गए हैं और वहाँ बंकर जो है उसको मजबूती दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों से ये पता चल रहा है कि जो बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण व कुछ नए निर्माण का पहला चरण हाल ही में जम्मू के फ्रंट के साथ 26 किलोमीटर सीमा पर पूरा किया गया है और इसी क्षेत्र में 33 किलोमीटर की लंबी सीमा पर और काम चल रहा है। देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल दूरी जो है 2289 किलोमीटर में से 192 किलोमीटर लंबी सीमा जो है जम्मू क्षेत्र में पड़ती है। दोनों प्रदेशों के बीच नियंत्रण रेखा मतलब LOC जो है प्रमुख रूप से कश्मीर में पड़ता है। यह करीब 772 किलोमीटर लंबी है। बुनियादी ढांचे के काम में नई DCB मतलब खाई बंधा का निर्माण, पुनरुद्धार और क्षतिग्रस्त सीमा पर बार का रखरखाव, अग्रिम सेना क्षेत्रों में सेना के टैंकों की आवाजाही के लिए रैंप का निर्माण, निगरानी और अन्य सुरक्षा तंत्र की स्थापना के लिए सीमा सुरक्षा बल जो है मोर्चा, अन्य चौकियों, बंकरों और स्थानों का उन्नयन शामिल है। कश्मीर के जो हालात हैं, कहा जा रहा है सामान्य तभी तो पाक हताश। मतलब मेजर जो चंदपुरिया उनका कहना है कि मतलब कश्मीर में जो हालात है सामान्य है, आतंकियों की संख्या जो है अब तक की सबसे कम है, मतलब लगातार घटती जा रही है, इसलिए पाकिस्तान और आतंकी संगठन हताश है। इसी हताशा में क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो है उसमें जो आतंकियों की घुसपैठ कराने या युद्ध जैसी सामग्री या तस्करी का षड्यंत्र सीमा पार रचा जा रहा है, मतलब भेजा जा रहा है। ठीक है। और बारामूला के उड़ी सेक्टर में एक दिन पहले हथियारों की भारी बरामदगी का इसी का नतीजा। यह बात भारतीय सेना के 19 इन्फेंट्री डिवीजन कमांडर मेजर जनरल अजय चंदपुरिया रविवार को बारामूला में कही है। आगे चले हम। आगे देखा जाए तो रसूखदारों ने कौड़ियों के भाव रखी थी हजारों एकड़ जमीन। देखिए वहाँ का थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो कहा जाए जम्मू कश्मीर जो है भूमि अनुदान नियम पर आए सरकारी फरमान ने कड़ाके की ठंड में रसूखदारों के पसीने निकाल दिए हैं। लीज के नाम पर जो रसूखदारों को औने पौने दाम पर हजारों एकड़ सरकारी जमीनें बांटी गई थी, उनमें से कुछ ने कई गुना रकम देकर उन्हें आगे बेच दिया। अब प्रदेश सरकार ने जो है भूमि अनुदान नियम में बदलाव का ऐलान कर तमाम ऐसे जो ज़मीन है जो लीज पर आगे न बढ़ाने का ऐलान किया है, ऐसे में करोड़ों का सरकारी ज़मीन दबाए बैठे नेताओं और रसूखदारों पर ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। यह कानून उन पर लागू नहीं होगा जिन्होंने छोटी दुकान या फिर मकान के लिए पट्टे पर ज़मीन लिया था। इसी बीच इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार और भाजपा को घेरने में जुट गई है। सब डिटेल है, उसके बारे में देख लेंगे चीज़ें। उत्तर भारत में जो हमारा उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी और बढ़ेगी, कपकपी और बढ़ जाएगी और भारत में आगे आने वाले दिनों में देखिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पेज है हमारे लिए मेंस के लिए। अगर देखा जाए तो BPSC UPSC आगे जो भी मेंस आप देंगे उसके लिए बहुत ही ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक देश एक विधान, समान कानून ही समाधान। इसके बारे में हम लोग आर्टिकल वगैरह में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे दिया हुआ इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले इस पर चलते हैं, समान कानूनी समाधान क्यों है इसके बारे में समझते हैं। पहले कहा जा रहा है विभिन्न पर्सनल लॉ की समीक्षा चल रही है, यह सकारात्मक कदम भी है और इस बात को रेखांकित किया जाना ये जरूरी है कि इन विधानों से कैसे संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का हनन होता है। इस प्रक्रिया को यही नहीं रोका जाना चाहिए बल्कि इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में ले जाना होगा। यही राष्ट्र और लोगों के हित में है। मतलब कहने को तो भारत में संविधान अर्थात समान विधान है, लेकिन विवाह, तलाक और वसीयत जैसे कई मसले हैं जिसमें समानता नहीं दिखाई देता है। इन विषयों में निर्णय संबंधित धर्म एवं मजहब के पर्सनल जो लॉ है उसके हिसाब से होता है। अब कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसमें शौहर को 4 विवाह की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। भारतीय दंड संहिता जो है धारा 184-94 जो है बहुविवाह के लिए 7 वर्ष की सजा का प्रावधान देता है। देखने में ये भी आता है कई लोग दूसरा विवाह करने के लिए इस्लाम अपना लेते हैं और संभव है कि मतांतर से उसके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और उसने बस कानून से बचने के लिए मतांतर धर्म चेंज कर लिया। इसे यह समझा जा सकता है कि कैसे पर्सनल लॉ देश में कानून के पास का एक माध्यम बन जाता है। यह एक उदाहरण मात्र है, ऐसे कई हैं।
ऐसे कई विषय हैं जिन्हें लेकर विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ में अलग अलग व्यवस्थाएं भी दिया गया है। ऐसे ज़्यादातर व्यवस्था जो है संविधान के समानता एवं समता के अधिकारों को चुनौती देने वाली है। सभी पर्सनल लॉ में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र समान नहीं दिया गया, ये भी एक मसला है। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है। माहवारी शुरू होने पर लड़की के को निकाह योग्य मान लिया जाता है। यहाँ तक कि 9 साल की उम्र में भी लड़कियों का निकाह जायज़ है। वहीं अन्य धर्मों में विवाह के लिए लड़कियों की जो उम्र है वो आपको कितना है, 18 वर्ष है, और लड़कों की उम्र 21 वर्ष है। ये चीज़ें हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का डाटा वो कहता है कि 20 वर्ष से पहले लड़की शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती है, और इससे पहले गर्भधारण जच्चा बच्चा दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। यह मजहबी नहीं बल्कि स्वास्थ्य और अधिकार एवं समानता का विषय है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये भी डाटा में आप मेंस में लिख सकते हैं कि कमी कहाँ है अलग अलग धर्मों में। अब कह रहा है कि चुनौती क्या क्या है। तो पर्सनल लॉ के कारण पैदा होने वाली चुनौतियां जो यहीं तक सीमित नहीं है, और भी चुनौतियां हैं इस राह में। मतलब अलग अलग पर्सनल लॉ से अलगाववादी, देखिए ये भी एक चुनौतियों में, इसको भी एक पॉइंट नोट दे सकते हैं चुनौती में। पर्सनल लॉ का जो चुनौती जो पैदा हो रहा है, चुनौती में एक भी पॉइंट आएगा कि जो अलग अलग पर्सनल लॉ से क्या होगा कि अलगाववादी और कट्टरपंथी जो मानसिकता भी बढ़ती है, और हम एक अखंड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, समान विधान से ही, जो हमारा जो समान विधान है उसी से ही क्या होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा। और अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण कट्टरता, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद भी बढ़ता है। वैसे भी हमें समझना होगा कि विवाह की न्यूनतम उम्र, विवाह विच्छेद, तलाक का आधार, गुजारा भत्ता, गोद लेने का नियम, विरासत और वसीयत का नियम तथा संपत्ति का अधिकार जैसे सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस का भी इशू है यूपीएससी में, और जो हमारा सोशल जस्टिस उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, जो यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए मैं ये बता देता हूँ। सोशल जस्टिस की ही बात कर रहा है ये टॉपिक, और पॉलिटी का तो है ही। सामाजिक न्याय और समान अधिकार से जुड़े हैं। इनका किसी धर्म या मजहब से संबंध नहीं है। यह दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी भारत जो है सो धर्म या मजहब के नाम पर महिला पुरुष में भेदभाव जारी है भारत में। और हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की कल्पना किया था, ताकि सबको समान अधिकार और समान अवसर मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देश की एकता व अखंडता मजबूत हो। वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक के भारत जो है सो समान नागरिक संहिता या भारतीय नागरिक संहिता का एक ड्राफ्ट भी नहीं बन पाया। जिस दिन इसका ड्राफ्ट बनाकर सार्वजनिक कर दिया जाएगा और आम जनता विशेषकर बहन बेटियों को उसको लाभ में पता चल जाएगा, उस दिन भी कोई इसका विरोध नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें चल रहा है। आगे देखते हैं, संविधान में इसको सबको मानने का अधिकार प्रावधान है। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में इसको नोट कर, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, आप क्वेश्चन में आंसर में पॉइंट नोट करने के लिए कि कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन अनुच्छेद हैं जो समान मानने का प्रावधान देता है। देखा जाए तो भारतीय संविधान का 14 जो कहता है कि 14 कौन सा देश के सभी नागरिक समान है। फिर 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का नहीं होना चाहिए। 16 कहता है कि सबको समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। 19 कहता है कि देश में कहीं जाकर भी हम पढ़ने, रहने, बसने, रोजगार करने का अधिकार है हमारे पास। 21 भी ये कहता है कि सबको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है। 25 ये कहता है कि धर्म पालन का अधिकार देता है, लेकिन अधर्म पालन का नहीं। रीतियों का पालन का अधिकार देता है, लेकिन कुरीतियों के पालन का नहीं। प्रथा के पालन का अधिकार देता है, लेकिन कुप्रथा के पालन का नहीं। समान नागरिक संहिता से देश की ऐसी दिशा दी जा सकती है जिससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में भी सभी को समान समझा जाए। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है यह। और कहता है कि इस भ्रम से बचना जरूरी है। कौन सा भ्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका है कि समान नागरिक संहिता को लेकर भ्रम फैला जाता है कि इससे अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक अधिकार छिन जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि समान नागरिक संहिता के पीछे जो अवधारणा है उनके अनुसार यह व्यवस्था पूजा, नमाज या व्यवस्था प्रार्थना करने, व्रत या रोजा रखने तथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का प्रबंधन करने या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा प्रचार प्रसार करने या विवाह निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तरीका अपनाने से किसी भी तरह का आक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, आगे चलेंगे चीज़ें, इसको मैंने बता दिया। आगे है इसमें कि ये लाया कब गया था, ब्रिटिश काल में इसमें क्या बदलाव हुआ था, क्या नियम दिया गया था। तो ब्रिटिश काल में दिया गया था ये, मतलब देखा जाए तो पर्सनल लॉ को रूप जो है उसको ब्रिटिश काल में दिया गया था, मतलब 1772, इसका प्राचीन में जा रहे हैं हम। ठीक है, इसका पहले कैसे कैसे आया है शुरुआत से। ठीक है, तो पृष्ठभूमि में अगर बात करें, इसका पृष्ठभूमि है तो 1772 में जो अंग्रेज गवर्नर थे उसमें वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स ने निजी विवाद की स्थिति में हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग विधान की व्यवस्था किया था। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, पैतृक संपत्ति, उत्तराधिकार के मामले इनसे निर्धारित होते हैं। आज़ादी के बाद से इस दिशा में बहुत से सुधार हुआ है, लेकिन पर्सनल लॉ की व्यवस्था से को हटाकर एक देश एक विधान की दिशा में आज तक सार्थक कदम नहीं उठाया जा सका। ये चीज़ें पृष्ठभूमि हमारा दिखाता है। इसको कोई आप क्वेश्चन लिखते हैं उसमें पृष्ठभूमि लिखना पड़ता है
ठीक है, ये पृष्ठभूमि में ये चीज़ें आएगा कि उस कैसे लाया गया था भारत में चीज़ें, पृष्ठभूमि ये था। अब देखते हैं यहाँ पे हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे हिंदू में क्या कानून है, ईसाई में कानून है, मुस्लिम में क्या कानून है, पारसी में क्या, चारों धर्म का ये भी इसको भी बताना जरूरी है। ठीक है, तो देखा जाए तो हिंदू में कह रहा है, हिंदू में हमारा ये अधिकार है कि विवाह उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक विवादों की स्थिति में हिंदू कानून का संदर्भ लिया जाता है। जैन बौद्ध सिख के मामले में यही कानून प्रभावी है। हिंदू पर्सनल लॉ में जो महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव के कम मामले होते हैं, ये कहता है हिंदू कानून। अब करते हैं हम लोग ईसाई कानून। ईसाई कानून क्या कहता है कि ईसाई के विवाह व अन्य जो पारिवारिक विवाद है उसके मामले में पर्सनल लॉ के आधार पर तय होते हैं। तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पैतृक संपत्ति जैसे मामलों में विवाद की स्थिति में भी इस कानून का संदर्भ लिया जाता है। देखिए, ईसाई का कानून ये कहता है। अब क्या चल रहा है हम लोग पारसी का जो कानून है, उसके पर्सियन क्या कहता है कि पारसियन का जो विवाह एवं तलाक जैसे जो मामले होते हैं उसमें फैसले के लिए पारसी का लॉ का संदर्भ लिया जाता है। इस विधान में अब तक समय के लिए कोई अनुकूल संशोधन, बहुत से कई संशोधन किए गए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। सबसे ज़्यादा विवाद अगर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ प्रावधानों में रहता है। इसमें विवाह महिलाओं के अधिकार तक बहुत ही सीमित है। मुस्लिम पुरुष को 4 शादियां करने और बोलकर तलाक देने का अधिकार है। 3 बार बोलकर तलाक देने के विधान को देश में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र से लेकर बहुविवाह तक कई मसले हैं जिन पर विचारों की आवश्यकता है। ये धर्म या मजहब से जुड़े नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों से जुड़े मामले हैं। देखिए, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया। हिंदू कानून क्या है, ईसाई कानून क्या है, पारसी कानून क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, ये चारों के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। इसको आप नोट कर सकते हैं ये चीज़, ताकि आपको ये मीन्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चीज़ें। अगर आगे बात करें, हम कहा जा रहा है कि असमानताओं का विधान बना हुआ है पर्सनल लॉ। क्यों बना हुआ है, इसके बारे में अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो कहा जा रहा है कि हिंदू, पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों के लिए वसीयत और दान जो है आदि के लिए लिखित व्यवस्था का ही प्रावधान है। पंजीकृत वसीयत ही मान्य होता है, जो पंजीकृत पहले रजिस्टर्ड है। वहीं जो पर्सनल लॉ में जो मौखिक दान और वसीयत भी मान्य है। निसंदेह अगर देखा जाए तो इस व्यवस्था की आड़ में धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का ही मामला ज़्यादा होता है। यदि मुस्लिम समुदाय का एक संपन्न एवं शक्तिशाली जो व्यक्ति है यह कह देगा कि उसके समुदाय के अमूर्त व्यक्ति ने अपनी संपत्ति उसे दान कर दिया, तो उससे पीड़ित के पास अपनी संपत्ति वापस पाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह जाता है। समान मुस्लिम विधान मुस्लिम पीड़ितों को भी अन्य धर्मावलंबियों की तरह अधिकार देगा। विवाह विच्छेद के आधार पर भी विभिन्न पर्सनल लॉ में असमानता है। व्यभिचार के आरोप पर मुस्लिम शौहर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन बीवी शौहर को तलाक नहीं दे सकती। हिंदू, पारसी, ईसाई और ईसाई धर्म में व्यभिचार तलाक का ग्राउंड ही नहीं है। कोढ़ जैसी बीमारी के आधार पर हिंदू और ईसाई धर्म में तलाक हो सकता है, लेकिन पारसी और मुस्लिम में नहीं। कम उम्र में के विवाह के आधार पर हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद हो सकता है, लेकिन पारसी, ईसाई और मुस्लिम में यह संभव नहीं है। इस संबंध में सभी धर्मों में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। अलग अलग पर्सनल लॉ होने के कारण विवाह विच्छेद की स्थिति में विवाह उपरांत अर्जित संपत्ति जो है पति पत्नी को समान अधिकार नहीं है। इसी तरह विवाह विच्छेद के बाद हिंदू बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। देखिए, ये भी एक अलग है। क्या है कि हिंदू बेटी को जो विवाह विच्छेद के विवाह होता है उसके बाद गुजारा भत्ता मिलता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। समान कानून जब लागू होगा, इससे फायदा बताए, मतलब ये लाभ के हिसाब में क्या बदलाव होगा लागू होने से। समान कानून लागू होगा तो क्या होगा, विवाह विच्छेद की स्थिति में भी सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता मिलने की राह खुलेगा। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लागू होने से क्या क्या फ़ायदा होगा। अब क्या है, और आगे के पॉइंट बता रहे हैं। तो गोद लेने और भरण पोषण करने के नियम भी अलग अलग हैं। गोद लेने का नियम भी अलग अलग है। मुस्लिम गोद नहीं ले सकती और अन्य धर्मों में भी पुरुष प्रधानता के साथ गोद लेने की व्यवस्था है। पैतृक संपत्ति से जुड़े जो अधिकार है उसमें भी असमानता है। विरासत, वसीयत और संपत्ति के अधिकार के धर्मों के आधार पर अलग अलग कैसे रखा जा सकता है। देखिए, ये चीज़ें भी है। समान विधान होने से क्या होगा कि त्वरित न्याय का भी राह खुलेगा। अगर समान विधान लागू हो जाएगा तो इससे क्या होगा, त्वरित जो न्याय का भी राह आसान हो जाएगा। अलग अलग पर्सनल लॉ लागू होने के कारण ही बहुत से मुकदमों की सुनवाई के लिए अनावश्यक समय लगता है। देखिए, अलग अलग जो पर्सनल लॉ उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हमारे पास मुकदमों की सुनवाई में बहुत समय लग जाता है, बहुत सारे केस इकट्ठे हो जाते हैं। पक्षकार के अनुसार पर्सनल लॉ का संदर्भ लेना पड़ता है और समान विधान होने से त्वरित न्याय का सपना पूरा हो सकता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। इसको आप नोट बना कर रख लें कि मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। चाहे यूपीपीएससी दे रहे हैं, बिहार देंगे, या मान लीजिए आप यूपीएससी देंगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि तकनीक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें चल रहे हैं हम लोग कि वित्त मंत्रालय ने हालिया रिपोर्ट में
कहा है कि विकास की गति जारी रखने के लिए तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी सुरक्षा के लिए साथ बदलती परिस्थिति में ऊर्जा के संसाधनों को सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। वहीं 23 जो हमारा बदलता जो परिवेश है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो युवाओं के कौशल विकास करने की भी सलाह दिया गया है। ऐसे में सरकार अर्थव्यवस्था की मजबूती को जारी रखने के लिए टेक्नोलॉजी सुरक्षा, टेक्नोलॉजी सुरक्षा और क्या है ऊर्जा सुनिश्चितता और युवाओं के कौशल विकास पर खास ध्यान देगी। तो आगामी जो वित्त वर्ष है 2023-24 के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाली बजट में इन चीज़ों को लेकर विशेष स्कीम की घोषणा की जा सकती है। वित्त मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि घरेलू स्तर पर मांग और भारत पर के प्रति विदेशी निवेशकों के रुझान में मजबूती की बदौलत चालू वित्त वर्ष 22-23 की पहली छमाही जो था अप्रैल से सितंबर में भारत की विकास दर जो था कितना रहा, 9.7 रहा है। अर्थव्यवस्था में तेजी को देखते हुए विश्व बैंक ने भी चालू वर्ष में भारत का विकास दर अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर 6.9 कर दिया था। अगर देखा जाए मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को टेक्नोलॉजी को सुरक्षा व ऊर्जा सुनिश्चितता जैसे अपनी मध्य अवधि चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे चला जाए, कहा जा रहा है कि ड्रोन चलाने जैसे कौशल के लिए मिल सकता है इंसेंटिव। क्यों? सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है इन परिस्थितियों में को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के जो विकल्प है उसको तैयार करने के लिए जो हमारी आगामी जो बजट है उसमें विशेष स्कीम की घोषणा हो सकती है। सरकारी आगामी बजट में ड्रोन चलाने और मशीन लर्निंग के जैसे कई अन्य विशेष कौशल के विकास को लेकर इंसेंटिव की घोषणा हो सकती है। तेजी से जो बदलता हुआ हमारा टेक्नोलॉजी को समझने हो और उसके हिसाब से कार्य करने के लिए कुशल लोगों की जरूरत होगी। भारत दुनिया भर के लिए इस प्रकार के वर्क फोर्स को तैयार करना चाहता है। वित्त मंत्रालय ने बदलते परिवेश को देखते हुए युवाओं के कौशल विकास के लिए भी कहा। आगामी बजट में जो है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए विशेष स्कीम की हो सकती है घोषणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आईटीआर के लेके भी एक है, कहा जा रहा है कि आपका आईटीआर फॉर्म में कटौती संभव, मतलब कर संग्रह में 26% की वृद्धि के बाद सरकार कर से जुड़े सुधारों का अगला दौर शुरू कर सकती है। इसमें आयकर रिटर्न, आईटीआर दाखिल के लिए उपलब्ध फॉर्म की संख्या में कमी और कर चोरी पर सख्ती शामिल हो सकते हैं। इन बदलावों से क्या होगा कि करदाता को आसानी होगा और रिटर्न जो फाइल करते हैं उसको दाखिल करने में के लगने में जो समय है उसमें भी कमी आएगा। ठीक है, इसके साथ ही क्या होगा कि ऑनलाइन गेमिंग के अलावा ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं के सख्त कर मानदंडों पर विचार किया जा सकता है और लंबी अवधि के जो पूंजीगत लाभ कर ढांचे का युक्तिकरण किए जाने का भी उम्मीद है। ये आगे है कि डीपीआईआईटी ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति पर मांगे सुझाव। मतलब देश भर में क्या है जो खुदरा व्यापार उसके क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग जो है हमारा डीपीआईआईटी ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के मसौदे पर 16 जो विभाग हैं और मंत्रालयों से विचार मांगे हैं। उनको जो एक अधिकारी हैं उनका कहना है, बताया है कि सभी विभागों और मंत्रालयों से सुझाव मिलने के बाद डीपीआईआईटी इस नीति पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मांगेगा। अधिकारी ने यह भी बताया है कि नीति में किफ़ायती ऋण तक आसान और पहुँच सुनिश्चित करना, आधुनिक तकनीक और बेहतर ढांचागत समर्थन मुहैया कराना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और श्रम उत्पादकता में सुधार करना शामिल है। यह नीति लक्षित प्रयासों के जरिए खुदरा व्यापार के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वातावरण बनाने पर जोर दिया जाएगा। भारत क्षेत्र में खुदरा क्षेत्र में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है। नवंबर 2020 में अगर देखा जाए तो जारी CII और कॉर्न की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अच्छी राष्ट्रीय खुदरा नीति 2024 तक 30 लाख नौकरियां पैदा करने में मदद कर सकती है। BCG और RAI की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 10% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्ष 2032 तक खुदरा उद्योग $2 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है। ये हमारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं, मेंस में काम आएगा आपको आंसर राइटिंग में। ओली के समर्थन से प्रचंड बने नेपाल के पहले PM। देखिए क्या है कि जो नेपाल के सरकार बनाने में लेकर रिश्ता रविवार को नाटकीय मोड़ के साथ समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति जो है विद्यादेवी भंडारी ने CPN-MC के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया। ये हमारे PT के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नेपाल के नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड को। चलिए आगे चलते हैं जी। तो हम देखा जाए तो कुल मिला के आज का जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस कर दिया है। कृपया आप इसको वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोगों से ये गुजारिश है कि कृपया ईमानदारी पूर्वक आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है कि आप सब्सक्राइब को करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भी उतना टाइम लगता है चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए हम लोग ठीक है, फिर हम बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।